इंडस्ट्री को अगर सर्वाइव करना है तो ऐसे समय में अपने खर्चों को कम करना होगा, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। सवाल यह है जो है कोरोना की वजह से मौत हुई है उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत की जो साइज, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके सामने हमारे यहाँ जो मौत का आंकड़ा है वो क्या है, दुनिया के बाकी देशों में क्या है। तो मुझे लगता है कि जो एक हिस्सा रहा जिसने की जरूर काफी अधिक निगेटिविटी पे ध्यान दिया, लेकिन अगर आप मेनस्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखें तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाया। अगर मुझे ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल रहा, मुझे बेड समय पर नहीं मिल रहा, मुझे टीका अगर समय पर नहीं लग रहा है, तो अगर नेता के नाते कोई व्यक्ति या देश के प्रधानमंत्री के नाते भी कोई व्यक्ति आकर कितनी भी बार डेली भी आकर अगर टेलीविजन स्क्रीन पर अगर बोलना शुरू करे तो मुझे उससे कोई आराम नहीं मिलेगा, बल्कि मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, मेरा गुस्सा बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं कोई चीज डिलीवर नहीं करूं, मैं दिन रात आकर भाषण दूं, तो मुझे लगता है कि वो कॉमन मैन जो है उससे जो है सो कोई खुशी नहीं महसूस करता और गुस्सा। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मीडिया जगत के लोगों से बात करने का सिलसिला हमारा जारी है और आज उसी कड़ी में हमारे साथ ब्रजेश कुमार सिंह हैं। भली भांति परिचित हैं आप इनसे, मैनेजिंग एडिटर हैं न्यूज़ 18 ग्रुप के, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक, अमर उजाला जैसे कई बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्रजेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। धन्यवाद आनंद, आपको भी, आपने आज का दिन चुना मेरे साथ बातचीत करने के लिए, मेरे अनुभव जानने के लिए, तो इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और आपका जो प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज फॉर मीडिया, ऐसे ही मीडिया इंडस्ट्री के बारे में लोगों को जो है जागरूक करने का काम करे, जो भी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में बताता रहे और एक वाकई एक्सचेंज के तौर पर रहे, जहाँ पर के आइडियाज भी एक दूसरे के एक्सचेंज होते रहे। जी सर, मेरा पहला सवाल आपकी अर्ली लाइफ को लेकर है, क्योंकि आपने 25 साल से अधिक का आपका जो है ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का अनुभव है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों का अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ बताइए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, जहाँ तक आरंभिक जीवन का सवाल है, बिहार के एक छोटे से गाँव में जो कि गोपालगंज जिले के अंदर है, हलवाड़ पिपरा करके, वहाँ मेरा जन्म हुआ। माताजी मेरी उस समय वहीं पर मिडिल स्कूल में टीचर थी और हमने हाई स्कूल तक की पढ़ाई अपने गांव से ही की, सरकारी स्कूल था। उसके बाद से +2 करने के लिए मैं पटना आया। वहां से मैंने ISC यानी साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें जो है मैंने +2 किया। और उस समय अगर आपको ध्यान होगा, ये चूंकि 1990 में मैंने मैट्रिक की थी और 92 में मैंने +2 किया। उस समय बिहार में जो शिक्षा का हिसाब किताब था वो बहुत ही बुरे हाल में था, मतलब सेशंस काफी लेट चल रहे थे। तो ऐसे में हमने बिहार से निकलना उचित समझा और फिर मैंने BHU का रुख किया, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है, भारत के वन ऑफ द जो सबसे बड़े रेजिडेंशियल कैंपसेज हैं उनमें से एक है। तो वहां से फिर मैंने जो है ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन जो मेरी थी वह थी सोशियोलॉजी ऑनर्स और हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जो है मेरे सब्सिडरी पेपर्स थे। उसके पीछे की भी कहानी ये थी कि आपको पता है बिहार यूपी में जो उस दौर के बच्चों की जो मानसिकता होती थी, हर कोई UPSC करने के ख्वाब देखता था और उसके लिए तैयारी भी करता था। और उस जमाने में जो है समाजशास्त्र और इतिहास जो है बड़े ही हिट कॉम्बिनेशन माने जाते थे उसमें जो UPSC का फॉर्मेट। तो मैंने इसलिए समाजशास्त्र का चयन किया था और 3rd ईयर में जब मैं था और उस समय जो है जनरल स्टडीज की तैयारी शुरू हो जाती थी, तो यूनिक की गाइड बुक वगैरह मैंने भी खरीद रखी थी। तो फिर एक टिपिकल मिडिल क्लास जो मानसिकता होती है उसमें ये ख्याल आया कि मान लीजिए UPSC के 4 चांस थे और फिर कहीं नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं ये प्रश्न चूंकि सामने था, क्योंकि होता ये था कि अगर आप 4 चांस दे रहे हैं फिर वो पूरा करते करते आपकी उम्र निकल जाती थी और फिर आप किसी और एग्जाम के लायक नहीं रह जाते। तो यही सोचकर मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहां से जर्नलिज्म का कोर्स करना उचित समझा। चूंकि 1 साल के अंदर ये कोर्स हो जाता था, वो वोकेशनल कोर्स था, तो मान लीजिए और कुछ नहीं तो कम से कम पत्रकारिता की जा सकती थी। तो यही सोच के मैंने 3rd ईयर में जब था, मेरे एग्जाम्स भी नहीं हुए थे 3rd ईयर के, तो मैंने इसका एंट्रेंस दिया। संजोग ऐसा था कि चूंकि मेरी अपनी GS जो थी, मतलब जनरल स्टडीज की तैयारी अच्छी थी, तो उस नाते जो है जो IMC का जो फॉर्मेट था उसमें एग्जाम्स का, वो मैं क्वालिफाई कर पाया रिटन के बाद से। फिर मैं इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में भी जो है मैं शायद उन गिने चुने लोगों में से था जिसके पास पत्रकारिता का कोई अनुभव नहीं था, जिसने कभी कोई एक लेख भी नहीं लिखा था। ज्यादातर लोग जो है सो
पीजी या फिर जो पीएचडी करने वाले लोग थे। मैं उन छात्रों में से था जिसका ग्रेजुएशन भी नहीं पूरा हुआ। खैर जो भी था, वो यूपीएससी की तैयारी करते एक जो कॉन्फिडेंस का लेवल ठीक ठाक था, तो उसके नाते हमने इंटरव्यू जो दिया, फाइनली उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और इस तरीके से जो है दिल्ली आना हुआ अगस्त के महीने में, जो कि आपको पता है कि आईएमसी के सेशन शुरू होते हैं। तो उस समय भी मेरा रिजल्ट नहीं आया था ग्रेजुएशन का। तो उस समय जो एक व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के तहत मैं बिहार से आया था बीएचयू, क्योंकि उसमें बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल का भी रिजल्ट नहीं आया था, इसी का तो कॉन्फिडेंशियल मार्कशीट लेके मैं आया था बीएचयू। तो उसी तरीके से वो रूट मुझे याद था, तो फिर बीएचयू से जो है मैं कॉन्फिडेंशियल मार्कशीट लेकर दिल्ली आया और इस तरीके से आईएमसी में मुझे वो दाखिला मिला। फर्स्ट सेमेस्टर में अपने बैच का मैं टॉपर भी था। तीनों जो बैच उसमें होते थे, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे कोर्सेज नहीं होते थे। आप जो सरकारी पाठ्यक्रम छोड़ने या फिर जो नॉन अलाइंड नेशंस के जो कोर्सेज थे, जो नाना कोर्स के तौर पे जाना जाता था, उसके अलावा 3 ही कोर्स होते थे, हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग एंड पीआर। तो उन तीनों बैच के अंदर भी मैं सबसे कम उम्र का छात्र था। तो इस तरीके से जो है 1996 के अप्रैल में मैंने आईएमसी से अपना पाठ्यक्रम पूरा किया और फिर इंडस्ट्री में मैंने कदम रखी। तो ये जो है मेरी जो इनिशियल लाइफ जो है जर्नलिज्म में एंट्री के ठीक पहले की, वो है जो कि अलग अलग शहरों और जगहों से होकर के दिल्ली तक पहुंची थी मेरी यात्रा। तो आईआईएमसी से आपने बताया कि 1996 में आप वहाँ से निकले। उसके बाद कौन सा ऐसा संस्थान था जहाँ आपने पहली बार नौकरी करी और कैसे वो नौकरी मिली, कैसे वो एक्सपीरियंस था? देखिए, जहाँ तक आईएमसी से निकलने के बाद का मसला, आपको पता है कि आज भी आईएमसी के जो बच्चे हैं वह उनकी इंटर्नशिप होती है और नॉर्मली इंटर्नशिप करने आदमी वहीं जाता है जहाँ पर की एक पॉसिबिलिटी होती है कि वे कुछ सीखने को मिलेगा और शायद नौकरी भी मिल जाए। तो उस जमाने में जो है पीआईटीवी करके एक चैनल होता था, एक रशियन सैटेलाइट से उसका प्रसारण होता था, जो ट्रांसपोंडर्स वो लोग उसका यूज करते थे, लेकिन संभव कभी भी उसके सिग्नल इतने अच्छे नहीं रहे कि आप मतलब ढंग से प्रसारण देख सके। लेकिन बहुत बड़ा ग्रुप था, बिजनेस इंडिया ग्रुप था, तो हमने भी इंटर्नशिप वहीं से करने की सोची थी। वैसे भी अपने बैच के जो टॉप 4 लोग थे उनमें मेरी गिनती थी, तो रिजल्ट वगैरह भी तो खैर बाद में आया, लेकिन जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्वियसली मैंने अपने बैच में टॉप किया था। तो अब हुआ यूं कि हम बीआईटीवी गए और वहां पर जो है मतलब उस समय जो हमारे साथ जो लोग थे, 5 लोग हम लोग गए थे। तो संभव पहला दिन जो है ऐसा भी था कि मुझे बहुत अच्छा अनुभव नहीं लगा, चूंकि जो है जूनियर्स को ट्रीट करने का जो हिसाब किताब था, जो उस समय हमारे एक सीनियर थे जो कि बाद में मेरे बड़े अच्छे मित्र भी बन गए, तो उन्होंने कुछ जो है उस समय के हिसाब से लगा कि अभद्र भाषा है। तो मुझे लगा कि अगर कोई संस्थान ऐसा है तो क्या वहाँ कंटिन्यू करने का। मैं वहां से भागा और सीधे जाके मैंने आज तक से इंटर्नशिप शुरू की। हमारे इमीडिएट सीनियर बैच के उस समय सुप्रिय प्रसाद थे, जो कि आज तक के संपादक हैं, जी। वो वहां पर उस समय असाइनमेंट टेस्ट देखा करते थे। तो उनसे मैंने बात की और इस तरीके से आईएमसी से मैंने निकलने के बाद से आज तक से अपनी इंटर्नशिप की। उस समय अगर आप याद करें, टेलीविजन चैनल्स बहुत थे नहीं। आज तक भी एक 20 मिनट का महज कार्यक्रम प्रोड्यूस करता था। उसके बाद से सुबह आज तक वगैरह ये सब शुरू हुआ, गांव आज तक वगैरह शुरू हुआ। तो योजना ये थी कि शायद उसका एक्सपेंशन हो और फिर जो है मुझे वहीं अडॉप्ट कर लिया जाए, मुझे नौकरी मिल जाती। जो उस समय के संपादक थे, बड़े यशस्वी संपादक थे एसपी सिंह, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, लेकिन संभव वो एक्सपेंशन नहीं हो पाया। उस समय सरकार का पूरी तरीके से कंट्रोल था, प्रसार भारती और जो है डीडी मेट्रो पर उसका प्रसारण होता था, उन्होंने इजाजत नहीं दी। और फिर ये मुझे सलाह दी गई कि मैं अपनी लैंग्वेज या फिर न्यूसेंस को और बेहतर करने के लिए किसी अखबार में काम करूं। तो उस समय अमर उजाला ग्रुप का नया अखबार लॉन्च हुआ था बिजनेस का, अमर उजाला कारोबार। वहां से मेरी फिर जर्नी शुरू हुई। अगस्त में मैंने नौकरी की शुरुआत की, हालांकि रिकॉर्ड के तौर पर 1 सितंबर से, चूंकि अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सब 1 महीने का काम करने के बाद इशू होता, तो मैंने वहां काम किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पहली ऑर्गेनाइज जो जॉब थी वह अमर उजाला ग्रुप के साथ थी। और मेरी ऐसी कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन मैंने जो है बिजनेस जर्नलिज्म जो है उस संस्थान में काम करती हुई सीखी। और मुझे खुशी इस बात की हमेशा रही कि हमने बहुत तेजी के साथ जो है, एक नई विधा थी लेकिन उस पर अपना नियंत्रण हमने बनाया। और फिर अगले एक तरह से कह सकते हैं 1.5 साल तक मैंने वहां पर काम किया। फिर जो अगर कहूँ मैं तो 31 दिसंबर 1997 को मैंने वहाँ रिजाइन किया। और रिजाइन करने के बाद से मैंने उस समय जो है जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड नामक जो संस्था थी
जिसका नया स्वरूप आप जो है जी मीडिया के तौर पर देखते हैं जी। वहाँ मैंने ज्वाइन किया, चूंकि उसमें उनके यहाँ प्लानिंग हो रही थी कि प्राइवेट सेक्टर में पहला 24 घंटे का चैनल, न्यूज चैनल लॉन्च किया जाए। चूंकि उनके अपने बुलेटिन्स तो काफी पहले से आने शुरू हो गए थे, लेकिन फुल फ्लेज चैनल नहीं था। तो उस समय जो LTV करके एक म्यूजिक का चैनल था, उसको कन्वर्ट करने की योजना थी। तो इस तरीके से मैंने 2 जनवरी 1998 से वहां से टेलीविजन में कदम रखा। चूंकि प्रिंट की बैकग्राउंड थी, फिर टेलीविजन में आया और फिर करीब अगर आप देखें तो 2001 जून तक मैं वहां रहा। फिर मैं आज तक चला गया, चूंकि 2000 के आखिरी समय में आज तक लॉन्च हुआ था और फिर एक 24 घंटे का चैनल तब तक बन चुका था। तो फिर मैंने आज तक ज्वाइन किया, करीब 6 महीने वहां मैंने काम किए। उस समय उदय शंकर वहां संपादक हुआ करते थे। फिर मैं वापस जो है जी गया, वहां पर करीब 1 साल मैंने और काम किया। और इस बीच एक परिवर्तन ये आया कि दिल्ली से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फिर मैं अगस्त 1999 में अहमदाबाद चला गया था। और फिर अहमदाबाद में काफी समय मैंने गुजारा। आप समझ लें कि 3 नौकरियां मैंने वहीं बदली। फिर मैंने जो है उस समय जो स्टार न्यूज था उसको ज्वाइन किया मैंने 31 दिसंबर 2002 को। बाद में वो 2012 में, आपको याद होगा कि वो चैनल जो है जून 2012 में एक नए अवतार में आया, ABP न्यूज के तौर पर। उसकी मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग उसमें हो चुकी थी जो उस समय के रेगुलेशंस थे। तो वो सफर जो है करीब 14.5 साल का मेरा रहा, जो कि 31 दिसंबर 2002 को शुरू हुआ था। और मैंने फाइनली उस संस्थान जो है 7 जून 2017 को छोड़ा था। उसके बाद से फिर जी ग्रुप के साथ तीसरी मेरी यात्रा शुरू हुई। अगेन वो करीब आप समझ लें कि जून 2017 से शुरू होकर 31 मार्च 2019 तक चली। और उसके बाद मैंने 1 अप्रैल 2019 को मौजूदा संस्थान जो मेरा है नेटवर्क इंडिया, उसको ज्वाइन किया। तब से यहीं बना हुआ हूँ। कुछ चैनलों का दायित्व है, कुछ डिजिटल के प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, कुछ नए इनिशिएटिव्स देखता हूँ। बाकी ग्रुप लेवल पर जो भी नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं उसको निभाता हूँ। तो ये है मेरी जर्नी, मतलब जो आप कह सकते हैं जो प्रोफेशनल जर्नी रही पिछले 25 साल की। चूंकि 96 में हमने अपना करियर शुरू किया था, अप्रैल से एक तरह से इंडस्ट्री में आ गए थे। शुरू में जब नौकरी नहीं मिली थी तो उसमें हम फ्रीलांसिंग किया करते थे, जैसे कि जनसत्ता के लिए लिखना लेख, या फिर ऑल इंडिया रेडियो के लिए जो उनका उस समय का बड़ा मशहूर कार्यक्रम होता था युवाणी, उसके लिए कंट्रीब्यूट करना। तो ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन ऑर्गेनाइज जॉब जो है वो आप कह सकते हैं सितंबर 1996 से थी। तो इस तरीके से 25 वर्षों का जो इंडस्ट्री का सफर रहा वो इस तरीके से अभी तक बीता। चलिए सर, ये तो रही अब गुजरे जमाने की बात। अब करते हैं वर्तमान की बात। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल से कोरोना महामारी को लेकर के जो है मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो डिजिटल हो, सब पे एक बहुत बड़ा प्रेशर बना है। काम करने के तरीके बदले हैं, स्टूडियो के तरीके बदले हैं। आप एक संस्थान के मैनेजिंग एडिटर हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 1.5 साल से जो है आपके संस्थान को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और किस तरीके से चीज़ें ऑफिस में बदली हैं। देखिए, कोरोना के इस दौर में और भारत ने इसकी पीड़ा पिछले साल ही महसूस करनी शुरू कर दी थी। मार्च में एक तरह से उसका भय तो सताने लगा था और फिर अप्रैल से सारे प्रोटोकॉल हम लोगों ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे, जिसके तहत ऑब्वियसली जो हमारे ग्रुप की फिलॉसफी भी है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसकी सुरक्षा सबसे अहम है, बाकी चीजें बाद में देखी जाती हैं, चाहे वो रेटिंग्स हो या फिर जो है ब्रॉडकास्ट हो। तो ये सब चैलेंजेस हमेशा रही कि भाई ह्यूमन लाइफ को सेव करते हुए कैसे आप अपने ऑपरेशंस को लगातार बरकरार रखें। तो देखिए, जहां तक डिजिटल का सवाल था, डिजिटल में हमें कोई बहुत तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है डिजिटल की दुनिया जो है, अगर लैपटॉप और आपका जो डोंगल या फिर नेट की कनेक्टिविटी हो तो टेक्नोलॉजी इस लेवल पर है कि आप कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा जो है आपको एक साथ बैठ के काम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उल्टे देखा ये गया कि लॉकडाउन के टाइम में या फिर जैसे कोरोना के दौर में जब हमने ऑफिस से अपने को बाहर निकाला और हमने जो WFH एक नया सिंड्रोम हो गया, वर्क फ्रॉम होम, जो कि अब एक तरह से तमाम संस्थानों के एक तरह से कह सकते हैं HR सिस्टम का हिस्सा हो गया है। क्योंकि आप जो डेली अटेंडेंस जो आज की तारीख में डालते हैं, आप ध्यान रखें कि जब ऑफिस जाते थे तो आप पंच किया करते थे, लेकिन आज जो है सो आप अपने जो भी आपका ESS है, जो भी आपकी कंपनी का अपना पोर्टल है, उस पर आप जो है वर्क फ्रॉम होम जो है सो डेली डालते हैं। तो इसकी वजह से डिजिटल में, जैसा मैंने बताया आपको, डिजिटल में हमने ये देखा कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई।
चूंकि आपको ऑफिस आने जाने का समय भी आपका सेव हुआ, और चूंकि आप घर पर थे तो हमेशा मन में एहसास रहता था कि आप अपने घर में बैठे हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि ऐसा ना लगे कि आप घर पर बैठ के मौज मजे कर रहे हैं। जहां तक टीवी का सवाल है, टीवी में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनके लिए ऑफिस में आने की अनिवार्यता है, जैसे कि मान लीजिए घर से बैठ के एंकरिंग करना बहुत लिमिटेड स्वरूप में संभव। हालांकि हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा सफल एक्सपेरिमेंट किया कि घर पर बैठे हमारे तमाम चैनलों के एंकर्स ने एंकरिंग करी। लेकिन अब मान लीजिए आपका न्यूज रूम है, आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट के फंक्शन को भी हमने वर्क फ्रॉम होम कर दिया था लंबे समय तक। लेकिन जहां तक प्रोडक्शन का सवाल, प्रोडक्शन को बहुत आप घर पर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भी कुछ, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत फिक्स चीजें हैं, फिक्स फॉर्मेट है, उसको तो मान लीजिए आपने डेटा ट्रांसफर किया और आपने कर दिया। लेकिन जहां पर भी आपको लाइन के अंदर काम करना है, जहां पर भी आप बहुत अधिक आर्काइव्स यूज करने हैं, जहां पर भी आपको एडवांस किस्म की प्रोग्रामिंग करनी है जो बेसिक से ऊपर है, उसके लिए आपको फिर ऑफिस का सेटअप चाहिए। तो फिर हमने कोशिश ये की कि जो भी ऐसे फंक्शंस जिनको घर से किया जा सकता था, हमने उसको घर पर मूव किया, और जो फंक्शन जो बेयर मिनिमम था, जिसको के लिए ऑफिस आने की आवश्यकता थी, वो हमने ऑफिस से किया। लेकिन उसमें भी हमने सावधानी बरती। जो वर्क प्रोटोकॉल हमारे रहे कि हमने पूरी जो हमारी वर्कफोर्स थी उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, ए, बी और सी। एक समय में ऑफिस में ए टीम होती थी, दूसरे समय में मान लीजिए अगर हम 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो मॉर्निंग में ए टीम आ रही है, इवनिंग में बी टीम आ रही है। सी टीम जो है हमारी पूरी तरीके से बैकअप की टीम थी, सेफ टीम थी, जो कि घर से ऑपरेट करती थी। तो होता ये था कि मान लीजिए 7 दिन ए शिफ्ट किसी ने किया, 7 दिन बी शिफ्ट किया, और जब ये एक का खत्म हुआ तो फिर उधर से सी आ गई। बाद में हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किया कि 12-12 घंटे की हमने शिफ्ट की। हमें लगा कि नहीं भाई, ये 2 शिफ्ट का भी सिस्टम जो है वो थोड़ा गड़बड़ है। तो आपने जो है टीम को 2 हिस्से में बांट दिया। एक टीम जो पूरी तरीके से घर पे रहती थी, दूसरी टीम जो है सो ऑफिस आती थी, और अपने शिफ्ट आवर्स लंबे कर दिए। फिर आपने जो है पूरे 15 दिन तक एक शिफ्ट चलाई, फिर उसको घर पर आपने भेजा। वहां वर्क फ्रॉम होम वो एक तरह से कह सकते हैं आराम भी करता रहा, और जो है जितना संभव था उसने कंट्रीब्यूट किया। तो ये सारे प्रोटोकॉल, सारे एक्सपेरिमेंट, चूंकि ये सारी चीजें हम लोगों के लिए नई थी, तो जहां जहां भी कई बार हेल्थ के चैलेंजेस हुए कि मान लीजिए किसी एक आदमी को कोविड हो गया, वो पॉजिटिव हुआ, अब फिर उसके आसपास हमने ट्रेसिंग की, उसके संपर्क में कौन कौन आया, उन सबको हमने आइसोलेट किया, टेस्ट किया। तो ये सारे चैलेंज रहे। लेकिन बड़ी खुशी की बात ये कि इस दौरान जो है हमारे लोगों ने ये अपनी इफिशिएंसी को बहुत बढ़ाया। जो काम 100 लोग मिलकर करते थे, उसी काम को जो है एक ऐसा भी दौर आया कि 30 लोगों ने किया, और जो है पूरी ताकत से किया, और कभी ये महसूस नहीं हुआ कि आप बहुत अधिक कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आपने कुछ प्रोग्राम्स अपने रिपीट करने शुरू कर दिए, लेकिन जो सो ओवरऑल आपकी क्वालिटी पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है कि अपनी इफिशिएंसी को चेक करने का भी एक ये बहुत बड़ा जरिया बना। इस दौरान जो सो मनोवैज्ञानिक चुनौतियां भी आई। देखिए, वर्क फ्रॉम होम की भी अपनी एक पीड़ा है कि आप जो अपने घर में होकर भी आप अपने घर के लोगों को अटेंड नहीं कर पाते। दूसरा, एक ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है जहां पर कि आप जाके ऑर्गेनाइजिंग से सोचते हैं, करते हैं, तो वो जो चीज भी आपको परेशान न करे, तो हमने कई सारे मॉड्यूल जो है डिवाइस किए कि भाई वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हैं तो उस दौरान आप किन किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे जो है घर के अंदर भी जो है आप एक तरह से जो ऑफिस जैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, उस तरह के एम्बियंस के साथ काम कर सकें। तो मुझे लगता है ये बहुत सारी चीजें हुई जो कि इस दौरान हमने महसूस किया। जो तीसरी जो बड़ी चीज आपने कही कि भाई और क्या क्या चेंज हुए, तो आप देखिए जो 3 जो हमारे मीडिया के बड़े हिस्से हैं, प्रिंट, टेलीविजन जो हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं, और तीसरा डिजिटल। तो इस दौरान आपने देखा कि कोरोना की गाइडलाइंस या कोरोना का जो एक भय था कि भाई अखबार की कॉपी हाथ में रखने पर भी आपको कोविड हो जाता है, और ऑब्वियसली जो अखबारों की जो सारी कमाई थी वह जो उनके सर्कुलेशन से थी, जिसमें कि फिर विज्ञापन छपते थे और जिससे कमाई करते थे। तो जाहिर अखबार अगर घर में जाएगा ही नहीं तो फिर कोई विज्ञापन क्यों देगा, फिर वो डिजिटल की तरफ जाएगा। तो प्रिंट जो है सो बहुत तेजी से जो है खत्म होना शुरू हुआ, इनफैक्ट डीग्रो करना शुरू किया। टेलीविजन ने अपनी रफ्तार को कमोबेश मेंटेन रखा, जो 12-14% का जो ग्रोथ है। लेकिन एक जो बड़ी चीज देखने में आई कि इस कोविड के पीरियड में डिजिटल ने बहुत लंबी छलांग लगाई। जो पिछले साल का जो साल बीत गया 2020-21, जो बड़ी बड़ी जो मार्केट एनालिस्ट कंपनीज हैं, आप लोगों के पास भी ये आंकड़े होंगे कि भाई 35 से 40% तक जो है ग्रोथ जो है डिजिटल में देखा गया। और इस साल का भी जो प्रोजेक्शन है, चाहे ग्रुप एम हो या कोई भी एजेंसी, उनका ये है कि इस साल भी 40% की ग्रोथ रहेगी। तो एक जो सबसे बड़ी लर्निंग जो रही इस पैंडेमिक की, वो ये थी कि किस तरीके से आपका ऑडियंस जो है वो शिफ्ट कर गया। प्रिंट से मेजर शिफ्टिंग हुई,
टेलीविजन ने अभी तक अपने को बनाए रखा, बहुत मेजर शिफ्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन ये दिखाई पड़ा कि भविष्य कहाँ है और डिजिटल पर बहुत तेजी से ग्रोथ आई। तो इसने भी हमारे जो वर्क कल्चर में एक चेंज लाया। हम बहुत तेजी से, जैसे कि अगर मैं अपने संस्थान की बात करूं, तो जैसे कि मान लीजिए 2021-22 का जो हमारा अब असेसमेंट का प्रोसेस है, उसमें हमने 50% वेटेज जो है डिजिटल कंट्रीब्यूशन के लिए दे रखी है। तो दुनिया कहाँ शिफ्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, और अगर लोग जो है ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर अगर डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं अपने न्यूज नीड्स के लिए, तो हम वहां पर भी उनको टैप करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसका एक तरह से कह सकते हैं बहुत गंभीर इशारा है जब हमारे अपने KRA में 50% वेटेज जो है डिजिटल कंट्रीब्यूशन को दी जा रही है। तो ये सब कुछ मेजर शिफ्ट है जो कि हमने देखे। साथ में हमने कॉस्ट कटिंग पर ध्यान दिया, हमने ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान दिया, ताकि आप सर्वाइव भी कर सकें। क्योंकि इंडस्ट्री को अगर सर्वाइव करना है तो ऐसे समय में अपने खर्चों को कम करना होगा, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमने की, ये लर्निंग रही। उस लर्निंग को हमने फिर जो है सो बड़े कैनवास पर इंप्लीमेंट किया और इस तरीके से आगे। जी सर, बिल्कुल आपने काफ़ी विस्तार से चीज़ें बताई, समझाई, और एक चीज़ आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट कही है कि भविष्य जो है वो मुझे भी यही लगता है कि डिजिटल ही है, और बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं। सर, अगला सवाल मेरा कोरोना को लेके रिपोर्टिंग और प्रोग्राम्स पे। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मीडिया पर आरोप लगाता है कि कोरोना काल में काफ़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई है, लोगों को डराया गया। एक मीडिया जिसको एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को दिखाना चाहिए, उसने नेगेटिव तरीके से चीज़ों को दिखाई। जलती लाशें आप दिखा रहे हैं, उनके एरियल शॉट्स दिखा रहे हैं। आपको क्या ऐसा लगता है वाकई में कि मीडिया का एक ऐसा वर्ग था जिसने इस कठिन समय में नेगेटिव रिपोर्टिंग की, नेगेटिव हेडलाइंस दी, नेगेटिव तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जहां तक मीडिया का सवाल है, और जब हम मीडिया कह रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो ट्रेडिशनल जो मीडिया रहा है, और आप कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशनल मीडिया है, जिसमें कि मान लीजिए जो है आप एक फुल फ्लेज्ड मीडिया हाउस चला रहे हैं, आपके अपने वर्क एथिक्स हैं, उसके अलावा जो है बहुत बड़ा छोटे छोटे जो है मीडिया संस्थान या जो है सो इंडिविजुअल लीड जो है सो मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनकी भी संख्या बहुत बढ़ी गई है। और जाहिर है डिजिटल ने एक जो काम किया है कि उसने जो इंफॉर्मेशन डिलीवरी का सिस्टम है उसको काफी डेमोक्रेटाइज कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए आप एक कमरे में बैठ के अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अभी एक तरह से कम्पीट कर रहे हैं किसी बड़े मीडिया हाउस से, तो वो एक जो है चैलेंज एक और है। अब उसमें आप ये कह सकते हैं भाई कितना क्रेडिबल कंटेंट वहां से आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक अलग मसला है, उस पर बड़े विस्तार से चर्चा हो सकती है। लेकिन जहां तक सवाल है कवरेज का, तो आप देखिए कवरेज में जो है जहां तक जो एस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउसेज हैं, ओब्वियसली जब कोरोना का शुरुआती दौर था तो एक तो पहले किसी को अंदाजा ही नहीं था कि कितनी खतरनाक शक्ल अख्तियार करने वाला है। तो उस समय आपने ओब्वियसली जो कोरोना को लेकर, चूंकि आपको कुछ पता ही नहीं था, तो आप जो भी सरकारें या फिर जो संबंधित संस्थाएं जो गाइडलाइंस देती थी, आप जो सो क्या था भाई, आप नियंत्रण ऐसे करेंगे कि आप सावधानी कितनी बरतेंगे। तो जाहिर है मीडिया ने वो मैसेजिंग, जाहिर है जो डेथ वेथ जब शुरू हुए होने इसकी वजह से, और फिर उस पर चर्चा आगे बढ़ी, तो फिर जो है आखिरकार आप उसको भी दिखाएंगे। लेकिन उस समय फिर ये भी हुआ कि कई सारे जो है खासतौर पे जो प्लेटफॉर्म ऐसे थे जो कि इंडिविजुअल लीड थे, उन्होंने उसको एक एजेंडा के तौर पर भी क्रिएट किया। कई बार जो है सो डिस्टॉर्ट भी किया गया, और ये हर दौर में होता आया। आप देखिए जो वेस्टर्न मीडिया हमें बात बात पर ये ज्ञान देता है कि भाई आप किसी कैलामिटी में, चाहे वह मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो, आप जो है बॉडीज को ना दिखाएं, आप जो है लोगों को ऐसी कोई चीज ना बताएं, ना दिखाएं जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ती है। बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों को ज्ञान के तौर पर दिया जाता था 9/11 की जब बात की जाती थी कि भाई अमेरिका में जब 9/11 की घटना हुई तो आपने किसी को देखा क्या कि जो है किसकी बॉडी कहाँ से निकल रही। आज सच्चाई तो यही है ना कि वही वेस्टर्न मीडिया बड़े मजे से हमारे यहाँ के कब्रिस्तान और शमशान के फोटो और वीडियो जो है सो चिपका के छाप रहा है और कह रहा है कि देखिए बात क्या होगा। भारत में भी कई सारे लोग ये कर रहे हैं। सवाल ये है जो है कोरोना की वजह से मौत हुई है उसमें कोई दो है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत की जो साइज है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके सामने हमारे यहाँ जो मौत का आंकड़ा है वो क्या है, दुनिया के बाकी देशों में क्या है। कोई भी एक्सेप्ट करेगा कि जो कोरोना का जो पहला फेज था, जो कि पिछले साल हमने जिसको फेस किया, उसमें जो पूरी दुनिया में जो सो बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भारत के लिए जो एक हाहाकारी तस्वीर खींची थी कि भारत में इतने करोड़ लोग मर जाएंगे, वह तो घटना नहीं हुई। हमने अपना संयम, हमने अपनी तैयारी, वो सारी चीजें करी, लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, लोगों ने लॉकडाउन को फॉलो किया, और जो है पिछले साल जो है सो हम अपने को बचा पाए मोटे तौर। जहां तक इस साल का सवाल है, आपने देखा
कि जैसे ही दिसंबर पिछले साल ये खबर मिली कि भाई वैक्सीन डेवलप हो गई है, तो इसमें क्या सरकार और क्या आम आदमी सबको ये लगा कि भाई कोरोना खत्म हो गया। ठीक है कि केंद्र सरकार ने जनवरी, फरवरी, मार्च में लगातार इस तरह के मैसेज दिए कि नहीं भाई आपको अभी भी सावधानी बरतनी है, कि आप वैक्सीन भी लगाएं, लेकिन साथ में जो है आप बेसिक जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। आपने देखा होगा जिसने भी वैक्सीन लिया होगा वो साथ में जो सर्टिफिकेट आता है वो जो है उस पर रहता है, दवाई भी, कड़ाई भी, है ना। लेकिन जो है सो मोटे तौर पर सभी ने उसको इग्नोर कर डाला। हम लोग शादियां करने लगे, हमने ट्रेवल करने शुरू कर दी, और उस सेकंड वेव के बारे में हम मानने को तैयार ही नहीं हुए कि इतनी बड़ी आपदा के तौर पर आएगी। और जब आई तो ओब्वियसली अगर मान लीजिए आपको रूटीन में 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और उसकी जगह 8000 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ जाए तो कोई भी व्यवस्था उसको झेल नहीं पाएगी। तो जाहिर है मौतें भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग अफेक्टेड भी हुए, बीमार भी हुए, अस्पताल में भर्ती कराने में भी परेशानियां हुई, चूंकि जाहिर है कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल की पैंडेमिक के लिए तैयार नहीं था। अगर मान लीजिए सीधे आपका 8 गुना अगर आकार बढ़ जाए रोगियों की संख्या, तो उसकी वजह से समस्याएं हुई। अब उसको देखने के दो नजरिए थे कि भाई एक तरफ आप ये देखें कि जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसमें जो डॉक्टर्स हैं या जो बाकी नर्सिंग स्टाफ है वो दिन रात 24 घंटे कैसे काम करके लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि भाई मान लीजिए कोई जो है हॉस्पिटल की कैपेसिटी फुल है और एक आदमी जो बाहर सड़क पर मर गया, आप उसको लेकर हाहाकार मचाएं। ये दोनों तरीके। तो जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया का जो सवाल है अगर आप देखें तो हमने जो है दोनों ही तस्वीरें दिखाई, जो रियलिटी थी, जो फैक्ट थी वो भी दिखाया, और जो कोरोना पीरियड में जो हीरोज थे, चाहे वो इंडिविजुअल ऑफिसर्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, एम्बुलेंस वाहक हो, हमने सबकी जो है सो वीरता की कहानियां, उनके अदम्य साहस की कहानियां बताई। लेकिन इसके अतिरिक्त आपका जो सवाल था कि कई लोगों ने इस त्रासदी का जमकर जो है नाटकीयकरण किया और जो है अतिरेक किया, ये भी बात सही है। कई सारे जो है इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स पर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने डिस्टॉर्ट भी किया। कई लोगों ने आप देखिए ना शमशान से जाकर लाइव किए, वहां पर पालथी मारकर बैठ गए या बैठ गई, तो ये भी हुआ। अब जाहिर है स्वतंत्रता है, हर आदमी को वाणी की स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से विश्लेषण करने की आजादी है, तो आप रोक तो सकते नहीं। लेकिन जो समाज है वह उसको तय करे कि उसको क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। हमने ये लर्निंग जरूर हासिल की कि बहुत अधिक निगेटिव कवरेज से आप दर्शकों का भला नहीं कर पाते। लोगों ने टीवी सेट बंद करने शुरू कर दिए, लगा कि अरे दिन रात जो है सो जीवन में लगता है कि कोई भरोसा नाम की चीज ही नहीं है, जब का लगता है कि प्रलय आने जा रही है, सब कुछ खत्म हो जाए। तो जाहिर है अगर आप ये तस्वीर भी पेश करेंगे अपने अतिरेक के जरिए, तो उससे भी आप अपने दर्शकों का भला नहीं करेंगे, उसके अंदर इतनी नकारात्मकता भर देंगे। आप ध्यान रखें कई जगह सुसाइड के केस हुए। तो हमने अपने कंटेंट मिक्स को चेंज किया, हमने सोचा कि भाई जो सो कम से कम जो सकारात्मक हो रहा है उसको भी बताओ। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए। तो मुझे लगता है कि जो एक हिस्सा रहा जिसने की जरूर काफी अधिक निगेटिविटी पे ध्यान दिया, लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखें तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाया और एक राइट मिक्स ऑफ कंटेंट जो कहते हैं उसको जो है पेश किया है अपने दर्शकों के लिए, अपने पाठकों के लिए, चाहे वो डिजिटल पे हो, प्रिंट पे हो, या फिर जो है टेलीविजन देखने वाले। सर ये इंटरव्यू के हिस्से का आखिरी सवाल है और काफी जरूरी सवाल है। अब पिछले 1-1.5 महीने में सरकार की भूमिका को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर काफी सवाल उठे। आप वरिष्ठ हैं, मैं आपके लेख भी पढ़ता रहता हूँ। आपने एक लेख लिखा कि मोदी की चुप्पी मोदी की ताकत है, मैंने वो पूरा लेख पढ़ा। आप इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी उनकी सबसे बड़ी ताकत है? देखिए दो चीजें हैं। सवाल ये है कि अगर कोई महामारी इतनी बड़ी है तो क्या आप किसी को राहत सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन पर भाषण देकर कर सकते हैं? अगर मान लीजिए अगर मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं अगर परेशानी में हूं, तो अगर मेरी परेशानी हल नहीं होती, अगर मुझे ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल रहा, मुझे बेड समय पर नहीं मिल रहा, मुझे टीका अगर समय पर नहीं लग रहा है, तो अगर नेता के नाते कोई व्यक्ति या देश के प्रधानमंत्री के नाते भी कोई व्यक्ति आकर कितनी भी बार, डेली भी आकर अगर टेलीविजन स्क्रीन पर अगर बोलना शुरू करे, तो मुझे उससे कोई आराम नहीं मिलेगा, बल्कि मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, मेरा गुस्सा बढ़ेगा। मैं और जो गालियां देना शुरू करूंगा कि जब आप मेरे को अभी तक कोई कंफर्ट नहीं दे पाए हैं, मुझे राहत नहीं दे पाए हैं, तो आप बार बार टीवी पर आकर क्यों जो है सो आप मुझे गुस्सा दिला रहे। तो मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्य प्रणाली है, और कम से कम मैं ये सेफली कह सकता हूं कि पिछले 2 दशक से मैं लगातार मैंने उनको ट्रैक किया है, वॉच किया है। जिस दिन 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात में पहली बार मुख्यमंत्री पद की और शपथ ले रहे थे, वहां से लेकर प्रधानमंत्री जब बने मई 2014 में, और तब से लेकर आज तक 20 साल से मैं उनकी राजनीति को ट्रैक करता रहा।
तो मैंने देखा है कि जब भी ऐसे बड़े चैलेंजेस आए हैं जिसमें कि जो है आपको काफी अधिक एफर्ट्स डालने की जरूरत पड़ी है और जिस समय आपकी गंभीर टीका होती रही है, तो उस टीका को मोदी ने झेला है। ये नहीं कहा है कि साहब देखो जी ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने उस पर चुपचाप काम किया है, डिलीवरी दी है, लोगों को महसूस हुआ है, फिर वो लोगों के सामने आया कि साहब यह समस्या थी, मैंने ये एफर्ट्स किए और उससे आपकी जीवन जो है, जो उसमें जो संकट आया था, जो आपको मुश्किल हो रही थी, वो आसान हो। लेकिन अगर मैं कोई चीज डिलीवर नहीं करूं, मैं दिन रात आकर भाषण दूं, तो मुझे लगता है कि वो कॉमन मैन जो है उससे जो है सो कोई खुशी नहीं महसूस करता और गुस्सा वो महसूस करता है। तो शायद मोदी की यही कार्यप्रणाली है और उसी को मैंने तमाम जो ऐतिहासिक जो किस्से रहे हैं पिछले 2 दशक के, उसके जरिए बताने की कोशिश की। जैसे मान लीजिए आप याद करें, वो एक किस्सा जो है मैंने आपको अलग से एक्सक्लूसिव के तौर पर आज आपके लिए रखा है। 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, आपको ध्यान हो, जो इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने किया था, आतंकियों ने किया था। बिल्कुल। उस समय भी मोदी पर बड़े गंभीर सवाल उठे कि भाई आप तो कह रहे थे कि गुजरात में किसी आतंकी को आप फटकने नहीं देंगे और यहाँ पर आपके सबसे बड़े शहर में आकर उन्हें सीरियल ब्लास्ट करते। मोदी ने तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद कुछ नहीं कहा, चुपचाप शांत बैठे रहे। लेकिन वो शांति जो थी वो चुपचाप पलटी मार के बैठने वाली नहीं थी। बिना बोले वो जो है सो उन्होंने अपनी सारी एजेंसीज को लगाया, पुलिस के सभी चुनिंदा अधिकारियों को लगाया और उस इन्वेस्टिगेशन को बड़े पैमाने पर फैलाया। देश के कई हिस्सों में इन्वेस्टिगेशन हुई और पहली बार हुआ कि सीरियल ब्लास्ट के आरोपी जो है वो पकड़े गए और उसी के साथ जो है सो सीरियल ब्लास्ट का सिलसिला बंद हुआ। तो जाहिर है जब ये सब हो गया तो मोदी आए कैमरे के आगे, उन्होंने बताया कि साहब ये थी। अब मान लीजिए अगर मैं नहीं कर पाऊं और मैं ये कहूं कि नहीं जी जो ऐसे नहीं वैसे हो गया, मैं ये एक्सक्यूज दूं वो एक्सक्यूज दूं, कोई उसको ऐसा नहीं करे। तो मुझे लगता है मोदी का एज ए प्राइम मिनिस्टर भी उनकी जो कार्यशैली है वो यही है। जब भी अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ऐसी कोई चुनौती आती है तो उस पर वो काम करते हैं, उस चुनौती का सामना करते हैं, बोलते नहीं है बल्कि वो काम करके बताते हैं कि हाँ जी देखिए ये परिस्थिति थी और हमने ये किया। आज आप ध्यान दीजिए 20 दिन पहले जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, क्या आज वो परिस्थिति है? जिस दिल्ली में कहा जा रहा था कि भाई बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, उस दिल्ली में खुद दिल्ली सरकार ने, और ध्यान रखिए दिल्ली की जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी की सरकार की क्रिटिक रही है, कोई भी मौका नहीं छोड़ती उसकी आलोचना की। उस सरकार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि साहब अब हमारी जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पहुंच गया। तो ये तो 10 दिन में हो गया ना। दुनिया के इतिहास में कहीं भी नहीं हो सकता कि आपकी जो डिमांड जो है वह जो है 10 टाइम्स बढ़ जाए और उसको जो सो आप 15 से 20 दिन में आप उसको कंट्रोल कर लें, वो भी ऑक्सीजन जैसे अत्यंत संवेदनशील ज्वलनशील पदार्थ को। तो मुझे लगता है कि ये मोदी का स्टाइल, और इसीलिए जो है चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो या आम आदमी हो जिसको लगता है कि भाई क्यों चुप है, क्यों कुछ बोल नहीं रहे, उसके पीछे की कहानी है और जिसको कि मैंने लिखा था तमाम ऐतिहासिक दृष्टांतों के साथ, जिसको कि आपने पढ़ा, जिस पर कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। बिल्कुल सर, आपने 1995 के का भी जिक्र किया, वो भी मैंने पढ़ा। आपने गुजरात दंगों का भी जिक्र किया और मुख्यमंत्री बने तब का भी जिक्र किया। चलिए सर, आपने सारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए, बहुत अच्छे जवाब दिए। आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने हमसे बात की समाचार फॉर मीडिया से, उसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपको भी, आपने जो है समय निकाला इन तमाम वस्तुओं पर मेरे से चर्चा की। और मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चा से जो खास तौर पर न सिर्फ जो लोग पत्रकारिता के अंदर हैं बल्कि वो नए छात्र जो कि पत्रकारिता संस्थानों में हैं, उनको भी जो है आगे की राह कैसे बनती है, क्या किन किन तरह के पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है, उसको समझने में आसानी होगी। साथ में ये कि आज का मीडिया किस तरफ जा रहा है, क्या उसका डायरेक्शन है, उसके बारे में तो एक बेहतर समझ पाएंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।